कक्षा 11 की आज की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर रहे थे यूनिट फर्स्ट भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसके अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है या दूसरा पार्ट है हमारा मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका अध्ययन हम कर रहे थे। तो पिछली 2 क्लासेस में हमने इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ प्राप्त की, कुछ टॉपिक्स हमने देखे पिछली क्लासेस में। तो अब देखते हैं आज हम क्या इसमें अध्ययन करने वाले हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं एसआई पद्धति में मूल मात्रकों तथा पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। पिछली क्लास में हमने देखा, जो लास्ट टॉपिक था हमारे पास, कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है या जो एसआई पद्धति, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कौन सी थी हमारी? एसआई पद्धति। उसमें हमने देखा कि 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं, ठीक है ना। 7 मूल राशियां, उनके संगत 7 मूल मात्रक, और 2 पूरक राशियां हैं, उनके संगत 2 पूरक मात्रक हैं। तो उनकी डेफिनेशंस, उनकी परिभाषाएं आज हमने देखनी है, 7 मूल मात्रकों की और जो 2 पूरक मात्रक हैं उनकी परिभाषाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले है मूल मात्रक आता है मीटर। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। ये हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर एसआई सिस्टम में, ठीक है ना। एसआई जो पद्धति है आपकी, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं मीटर को? स्मॉल एम से। तो इसकी पहली जो डेफिनेशन है, वो पहली डेफिनेशन है कि पेरिस नगर है फ्रांस में, वहाँ पर प्लेटिनियम इरेडियम धातु का एक टुकड़ा रखा हुआ है, तो उसकी लंबाई को एक मानक माना गया 1 मीटर के बराबर। ठीक, ये पुरानी परिभाषा है। पहले ये परिभाषा थी कि पेरिस में जब एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट बनी थी, तो उस समय ये परिभाषा उस समय रखी गई थी कि जो पेरिस, फ्रांस का जो पेरिस नगर है, तो वहाँ पर माप और तौल का जो कार्यालय है, वहाँ पर प्लेटिनियम और इरेडियम धातु का एक टुकड़ा रखा हुआ है, तो उसकी जो लंबाई है उसको 1 मीटर माना गया। तो ये एक परिभाषा है किसकी? मीटर की। तो ये मीटर की पुरानी परिभाषा थी जब एसआई सिस्टम प्रारंभ हुआ था। अब इसकी जो आधुनिक परिभाषा है उसको देख लेते हैं, जो नई परिभाषा है। इसका स्टेटमेंट ये है कि 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगे आती। शुद्ध क्रिप्टन एक प्रकार का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 86 है, और इससे किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं? नारंगी रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है इस शुद्ध क्रिप्टन 86 से। तो अगर जो ये शुद्ध क्रिप्टन 86 है, इससे निकलने वाला जो नारंगी रंग का प्रकाश है, वो जितनी दूरी में 16,50,763.73 तरंगे उत्सर्जित करेगा, वह दूरी क्या कहलाएगी? 1 मीटर दूरी कहलाएगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्रिप्टन का एक तत्व है, और वो इस दूरी में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों के बीच नारंगी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करे, और इनके बीच कितनी तरंगे उत्पन्न हो? नारंगी रंग के जो ये प्रकाश, शुद्ध क्रिप्टन से जो नारंगी रंग का प्रकाश निकल रहा है, अगर उस दूरी में इतनी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, तरंगे निकल रही हैं, 16,50,763.73 तरंगे जितनी दूरी को कवर करेगा, वो क्या कहलाएगा? 1 मीटर कहलाएगा। तो 1 मीटर दूरी कौन सी है? क्या है? 1 मीटर दूरी वह दूरी है, मान लीजिए ये वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन से जो नारंगी रंग का प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश, उस प्रकाश में कितनी तरंगे उत्पन्न हो? 16,50,763.73 तरंगे उत्पन्न हो, तो वह दूरी क्या कहलाएगी? 1 मीटर कहलाएगी।
तो यही डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है कि 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगे आती हैं या निकलती हैं। वो क्या कहलाती हैं? 1 मीटर दूरी कहलाती है, 1 मीटर कहलाता है वो। ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है किलोग्राम। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है, और इसको केजी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ये पहली डेफिनेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहली डेफिनेशन ये वही है जैसे अभी हमने लंबाई में देखा कि जब एसआई सिस्टम प्रारंभ में हुआ था तो उस समय ये डेफिनेशन दी गई थी शुरुआत में कि पेरिस नगर है फ्रांस में, वहाँ पर प्लेटिनियम इरिडियम धातु रखी गई है और उसका एक टुकड़ा रखा गया। तो उसका जो द्रव्यमान है उसको एक मानक मान लिया गया, 1 किलोग्राम का मान लिया गया उसको, उसका द्रव्यमान। तो ये पुरातन आपकी जो सबसे पहले डेफिनेशन थी 1 किलोग्राम की, वो थी कि पेरिस में रखे प्लेटिनियम इरिडियम धातु के टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। किंतु इसकी जो आधुनिक डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन एक है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम कहलाता है। ये आधुनिक परिभाषा है, न्यू डेफिनेशन, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का जितना द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम कहलाएगा। ठीक है ना। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी। अब देखिए जो किलोग्राम है उसकी एक तीसरी परिभाषा भी है एटॉमिक स्केल पर, परमाणुवीय स्केल पर। तो ये तीसरी परिभाषा देखते हैं क्या इसका स्टेटमेंट है। परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12 जो है, जो तत्व है कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10⁻25 परमाणु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो क्या कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि एटॉमिक स्केल पर यानी परमाणुवीय स्केल पर जो कार्बन 12 तत्व है उसके कितने परमाणुओं का 5.0188 गुणा 10⁻25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो क्या किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये तीसरी परिभाषा है, आधुनिक जो परिभाषा है किसकी? किलोग्राम की, 1 किलोग्राम की। तो ये 3 परिभाषाएं 1 किलोग्राम की हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब अगली परिभाषा देखते हैं। सेकंड है। सेकंड किसका मात्रक है? समय का मात्रक है, और इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। सेकंड की परिभाषा है कि यह वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुक घड़ी एटॉमिक क्लॉक जो है उसमें जो सीजियम 133 परमाणु है वो 9,19,26,31,770 कंपन करता है। तो वो क्या कहलाता है? 1 सेकेंड। क्या है 1 सेकेंड की परिभाषा? 1 सेकेंड वह समय अंतराल है, वह समय है जिसमें परमाणु घड़ी में जो सीजियम 133 परमाणु है वह 9,19,26,31,770 कंपन अगर करे तो वो 1 सेकेंड के बराबर होता है। किसमें? परमाणु घड़ी में सीजियम जो 133 परमाणु है अगर वो 9,19,26,31,770 कंपन जितने समय में करता है वो 1 सेकेंड कहलाता है। ठीक है। तो ये 1 सेकेंड की परिभाषा है। तो अब अगली डेफिनेशन को उसमें देख लेते हैं। अगली परिभाषा हमारे पास क्या है? तो अगली परिभाषा हमारे पास है एम्पियर। इसको कैपिटल ए से हम प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है? मूल मात्रक है। विद्युत धारा का मूल मात्रक है। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एम्पियर की। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो ये इसका स्टेटमेंट है। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों के बीच प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जो प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती हो 1 एम्पियर विद्युत धारा
कहलाती है। तो इसको यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये आपके पास दो तार हैं, अनंत लंबाई के तार होने चाहिए, मतलब किसी भी लंबाई के हैं, अनंत लंबाई के आपके पास ये तार हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों तारों के बीच की दूरी होनी चाहिए 1 मीटर। कितनी मीटर है? इन दोनों तारों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है? 1 मीटर है। अब इन दोनों तारों में एक समान धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए आई, धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं आप? कैपिटल आई से भी प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल आई से भी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम स्मॉल आई से प्रदर्शित कर रहे हैं और जो ये अनंत लंबाई के जो तार हैं, इन दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। दो तार हैं आपके पास, ये मान लीजिए ए तार है और ये कौन सा तार है? बी तार है। दो तार हैं आपके पास, दोनों के बीच की दूरी कितनी? 1 मीटर है और दोनों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब इन दोनों तारों की प्रति मीटर लंबाई पर, इन दोनों तारों की जो प्रति मीटर लंबाई है, प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच कितना बल लगना चाहिए? प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच कितना बल लगना चाहिए? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का अगर बल लगता है तो तब ये धारा जो आई का मान है, आई का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। क्लियर होगा आपको? एक बार फिर से समझ लीजिए। दो आपके पास ये आपके पास क्या है? 2 अनंत लंबाई के तार हैं, 2 अनंत लंबाई के तार हैं। एक को नाम दे दिया हमने ए और दूसरे को नाम दे दिया बी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी? 1 मीटर है। और मान लीजिए दोनों में समान धारा बह रही है, आई इसमें भी बह रही है और आई इसमें भी बह रही है, दोनों में समान धारा बह रही है। तो अब दोनों तारों की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर लंबाई का मतलब 1 मीटर, दोनों तारों की 1 मीटर लंबाई पर तारों के बीच अगर कितना बल लगे? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो जो ये आई का मान है यहाँ पर, ये आई का मान 1 एम्पियर के बराबर होगा। ये धारा किसके बराबर होगी? 1 एम्पियर के बराबर होगी। ठीक है, यानी इन तारों में कितनी धारा, विद्युत धारा कितनी बहेगी? 1 एम्पियर बहेगी। तो यही डेफिनेशन है यहाँ पर कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तार समांतर होने चाहिए, एक दूसरे के समांतर, के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई, प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई यानी 1 मीटर लंबाई पर तारों के बीच कितना बल लगे? अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती हो। कहाँ करती हो ये बल? जो तार हैं, जो प्रत्येक तार है, दोनों तार हैं, प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच कितना बल उत्पन्न करती हो? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती हो। तो जो उन तारों में प्रवाहित होने वाली धारा है वो कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। तो ये एम्पियर की डेफिनेशन है। तो आगे देखते हैं अगली डेफिनेशन को। अब जो नेक्स्ट परिभाषा है वह है केल्विन। कैपिटल के से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये किसकी परिभाषा है? ताप की परिभाषा है। ताप का मात्रक है। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। तो क्या डेफिनेशन होगी इस केल्विन की? तो इसमें जो स्टेटमेंट है इस केल्विन का है, एक केल्विन हम किसे कहेंगे? जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। त्रिक बिंदु, यहाँ पर त्रिक बिंदु आया। जल का त्रिक बिंदु उस बिंदु को कहते हैं या उस ताप को कहते हैं जहाँ पर जल ठोस अवस्था में भी होता है, गैस अवस्था में भी होता है और द्रव अवस्था में होता है। हमें मालूम है द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जिस ताप पर या जिस बिंदु पर, जिस ताप या जिस बिंदु पर जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है, उसको त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं, इसको त्रिक बिंदु कहते हैं। तो उस बिंदु के उष्मागतिक, जो उस बिंदु का उष्मागतिक ताप होगा, उसका कौन सा भाग? 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। जल का जो त्रिक बिंदु होता है उस पर जो ताप है, त्रिक बिंदु पर जो ताप होगा, उष्मागतिक ताप होगा, उसका 1/273.16वां भाग 1 केल्विन के बराबर होता है। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। तो ये केल्विन की परिभाषा हो गई। 1 केल्विन किसे कहते हैं?
अब जो नेक्स्ट परिभाषा हमारे पास है उसको देखते हैं, कैंडिला सी डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, कैंडिला से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये किसका मात्रक होता है? कैंडिला किस भौतिक राशि का मात्रक है, किस मूल राशि का मात्रक होता है? हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, किसका मात्रक होता है? ये ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये मात्रक होता है। ठीक है, तो इसमें शब्द आया है कृष्णिका। तो कृष्णिका पहले आप समझ लीजिए, कृष्णिका क्या होती है, या आदर्श कृष्णिका भी बोल सकते हैं, कृष्णिका ब्लैक बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। कृष्णिका का मतलब जो अपने ऊपर आपतित, अपने ऊपर या जिस पर वह वस्तु जिस पर गिरने वाली या जिस पर आपतित होने वाली समस्त उसमें विकिरण वह क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। तो आदर्श कृष्णिका या कृष्णिका क्या होती है कि यह अपने ऊपर आपतित समस्त उसमें विकिरण को क्या कर लेती है? अवशोषित करती है। चाहे वो प्रकाश हो, चाहे उष्मा के रूप में, उसको संपूर्ण रूप से ये क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। तो कृष्णिका का मतलब समझ गए होंगे आप यहाँ पर। कृष्णिका या ब्लैक बॉडी का अर्थ होता है कि ये अपने ऊपर आपतित समस्त उसमें विकिरण या विकिरण का अवशोषण कर लेती है। तो यहाँ पर हमने कृष्णिका शब्द यूज़ किया। तो कृष्णिका के पृष्ठ के लंबवत दिशा में, कृष्णिका जो है ब्लैक बॉडी जो है उसके पृष्ठ के लंबवत दिशा में, जैसे अगर ये कृष्णिका है तो इसकी लंबवत दिशा कौन सी हो गई? ये यहाँ पर बना देता हूँ इसको। अगर मान लीजिए कृष्णिका ये है कृष्णिका, तो इसकी लंबवत दिशा कौन सी हो गई? ये हो गई। और अगर ऐसा है, ऐसे है, तो इसकी लंबवत दिशा कौन सी हो गई? ये हो गई। ठीक है, तो कृष्णिका की के पृष्ठ, जो कृष्णिका का जो पृष्ठ है, पृष्ठ की लंबवत दिशा में पृष्ठ के 1/6 लाख, 1/6 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख, 1/6 लाख, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता क्या कहलाती? एक कैंडेला कहलाती है। कब? जबकि कृष्णिका का जो ताप, जो कृष्णिका ब्लैक बॉडी है, उसका ताप प्लेटिनियम के गलनांक के बराबर हो। ठीक है, कंडीशन है कि कृष्णिका का ताप किसके बराबर होना चाहिए? प्लेटिनियम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। कृष्णिका का जो टेम्परेचर है, ताप है, वो प्लेटिनियम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। तो उस स्थिति में जो कृष्णिका के पृष्ठ के लंबवत दिशा में पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जो ज्योति तीव्रता होगी वो किसके बराबर होगी? एक कैंडेला के बराबर होती है। जबकि कंडीशन यह है कि कृष्णिका का ताप प्लेटिनियम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, जो प्लेटिनियम का मेल्टिंग पॉइंट है, जिस पर गलता है प्लेटिनियम, उस ताप के बराबर होना चाहिए। तो ये एक कैंडेला की परिभाषा है, ज्योति तीव्रता का ये मात्रक होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास मोल। मोल एक मूल मात्रक है। किसका मूल मात्रक है? किस भौतिक राशि का मूल मात्रक है? पदार्थ की मात्रा का। पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक है वो क्या है? मोल। ठीक है, तो इसकी क्या डेफिनेशन है? देखो, इसकी दो डेफिनेशन है। ये पहली डेफिनेशन है इसकी, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवी परमाणु, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवी परमाणुओं की संख्या एवोगाद्रो संख्या। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? देखो, याद रखना आपने, 6.023 इंटू 10⁻23, यानी 6.023 गुणा 10⁻23 के बराबर हो तो वह एक मोल कहलाती है। क्या है एक मोल की परिभाषा? यदि किसी पदार्थ, कोई पदार्थ आपने लिया है और उस पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ लिया आपने और किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं, अवयवी परमाणुओं की संख्या, जिसमें उस पदार्थ के अवयवी परमाणुओं की संख्या किसके बराबर हो? एवोगाद्रो संख्या के बराबर हो। एवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? 6.023 गुणा 10⁻23। ये क्या है? आपकी एवोगाद्रो संख्या है। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके अवयवी परमाणुओं की संख्या, मतलब उसके परमाणु की संख्या कितने के बराबर हो? कितने परमाणु हो उसके? एवोगाद्रो संख्या के बराबर हो, यानी 6.023 गुणा 10⁻23 के बराबर हो तो वह एक मोल कहलाती है। तो एक मोल की परिभाषा है। ठीक है ना? तो ये तो पहली परिभाषा थी। अब इसकी एक दूसरी परिभाषा भी है, उसको भी देख लेते हैं।
तो दूसरी परिभाषा क्या है उसको देखते हैं यहाँ पर कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवी परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो 1 मोल कहलाती है। पहली वाली तो एवोगाद्रो संख्या पर आधारित थी। अब क्या है, ये भी वही है, ठीक उसी तरह से किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवी परमाणुओं की संख्या, पहले वाले में क्या थी, एवोगाद्रो संख्या के बराबर हो, और इसमें किसके बराबर होनी चाहिए, जो कार्बन 12 जो तत्व है उसके कितने किलोग्राम, 0.012 किलोग्राम में जितने परमाणु होंगे परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो वो क्या कहलाती, 1 मोल कहलाती है। ठीक है, पहली डेफिनेशन क्या थी इससे पहली वाली जो हमने देखी थी, उसमें था कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके पदार्थ के अवयवी परमाणुओं की संख्या किसके बराबर हो, एवोगाद्रो संख्या के बराबर हो। ठीक है, वो 1 मोल कहलाती है। दूसरी ये डेफिनेशन क्या है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवी परमाणुओं की संख्या किसके बराबर हो, जो कार्बन 12 है उसके 0.012 किलोग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, 1 मोल के बराबर होती है। तो ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी, ये कार्बन 12 के आधार पर है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने 7 मूल मात्रकों की परिभाषा देखी। सबसे पहले हमने 1 मीटर की परिभाषा देखी, फिर हमने 1 किलोग्राम किसे कहते हैं 1 किलोग्राम की परिभाषा देखी, फिर 1 सेकंड की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, फिर हमने देखा 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर की परिभाषा देखी, फिर हमने 1 केल्विन की परिभाषा देखी, और फिर हमने देखा 1 कैडिला किसे कहते हैं, और फिर हमने देखा 7वां 1 मोल किसे कहते हैं। तो ये 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे इस क्लास के माध्यम से। अब जो आगे इसमें है 2 पूरक मात्रक हमारे पास बच गए हैं, तो उनको देखते हैं 2 पूरक मात्रक। तो पहला जो पूरक मात्रक है रेडियन। रेडियन किसका मात्रक होता है, कोण का, समतल कोण नापने का, RAD से इसको प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश में, रेडियन। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है, जो रेडियन की परिभाषा है, रेडियन की परिभाषा है कि किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है यदि उस चाप की लंबाई जो कि केंद्र पर कोण बना रहा है, जो चाप केंद्र पर क्या बना रहा है, कोण बना रहा है, अगर उस चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जो चाप केंद्र पर कोण बनाएगा उसको क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। आपके पास क्या है, कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त केंद्र पर कोई किसी वृत्त का कोई चाप केंद्र पर कोई कोण बना रहा है और उस चाप की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 1 रेडियन होता है। अंतरित कोण बना हुआ कोण 1 रेडियन होता है। डायग्राम के माध्यम से आप और स्पष्ट हो जाएंगे। ये तो डेफिनेशन थी इसकी, ये डेफिनेशन याद रखनी है। कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक वर्ड मैंने आपको बताए थे कि ग्रीक वर्ड आप इनको याद कर लीजिए, बहुत सारे ग्रीक वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग हमने आगे भौतिक विज्ञान में करते रहना है। तो यहाँ पर जो कोण है, कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब रेडियन को एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ये वृत्त लिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एक वृत्त है, जो ये सर्किल है, नीले रंग का हमने यहाँ पे सर्किल लिया है। इसका मान लीजिए एक केंद्र ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये इसका केंद्र है, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा इस सर्किल के अंदर, इस वृत्त के अंदर ये छोटा सा पॉइंट जो है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, इसका केंद्र है, इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये O है। तो हमारे पास एक वृत्त है और उसका केंद्र क्या है, O है। अब मान लीजिए जो इस वृत्त का केंद्र O है, उससे इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु मान लीजिए ये A है, और A से O तक की दूरी ये कितनी है, R है, ये त्रिज्या हो गई इसकी। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर ये केंद्र क्या है, इसका O है वृत्त का, और इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु A है, और A O के बीच की दूरी कितनी, R है।
तो केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये r है, स्मॉल r से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, रेडियस इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में क्या हो गया? ये त्रिज्या हो गया। तो AO इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? स्मॉल r हो गई। अब इसी तरह से इसमें इसकी परिधि पर एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं। ये B बिंदु ले लिया हमने इसकी परिधि पर, और इस BO को मिला दिया, तो ये भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या को ही प्रदर्शित करेगा। BO भी क्या करेगा? त्रिज्या को ही प्रदर्शित करेगा। तो क्या था हमारे पास? एक ये वृत्त था जिसका केंद्र ये O था, O से, और ये जो बिंदु A है ये वृत्त की परिधि पर हमने लिया, AO को मिलाया तो ये वृत्त की त्रिज्या को प्रदर्शित करेगा। वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। एक अन्य बिंदु हमने लिया इस पर, इस वृत्त पर की परिधि पर B, और BO को मिलाया तो ये BO भी क्या प्रदर्शित करेगा? इसकी त्रिज्या। अब जरा यहाँ पर देखें, जो A से B तक की दूरी है, ये वाली दूरी, जो दूरी है ये A से B तक की दूरी, ये परिधि पर, ये क्या है? वृत्त का चाप है। ये क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप। ये वाली दूरी जो यहाँ से A से ये B तक की ये जो दूरी है, ठीक है, इन दो, ये A बिंदु है जो परिधि पर और B बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है ये वाली, ये क्या कहलाएगा? इस वृत्त का चाप है ये। तो अब यहाँ पर इन दो रेखाओं के बीच आप देखें कि इन दो रेखाओं के बीच जो ये दो त्रिज्याएं हमने खींची, AO और BO, तो इनके बीच एक कोण बनेगा। यहाँ पर एक कोण बनेगा, उस कोण को यहाँ पर दर्शा देते हैं हम। ये कोण कितना है यहाँ पर बन रहा? थीटा कोण बन रहा है। एक ग्रीक वर्ड है, कोण को थीटा से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इन दो रेखाओं के बीच एक कोण बना थीटा। ये कोण किसके द्वारा बनाया गया? ये चाप AB द्वारा केंद्र O पर कोण बनाई। चाप AB है, जब हमारे पास ये चाप AB था, ये हमने ये चाप लिया, AB चाप लिया, और A को O से मिलाया, B को भी O से मिलाया, तो केंद्र पर कितना कोण बना? ये थीटा कोण बना। बात समझ में आ रही होगी आपकी? हमारे पास एक वृत्त था जिसका केंद्र O था। इस वृत्त की परिधि पर हमने एक ये चाप लिया AB, A को O से मिलाया, B को भी O से मिलाया। जहां AO क्या है? वृत्त की त्रिज्या को प्रदर्शित कर रहा है, BO भी वृत्त की त्रिज्या, ये आ रही है, मैंने एक ही साइड लिखा है यहाँ पर, और जो AB है ये वृत्त का चाप है। तो इस वृत्त के चाप के द्वारा, जो वृत्त का चाप AB है, इसके द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण यहाँ पर बन रहा है। वृत्त के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। ये कोण बराबर क्या क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने वृत्त की स्थिति के लिए। तो यहाँ पर कोण कितना है हमारे पास? थीटा। तो कोण की जगह मैं थीटा लिख देता हूँ। ये मैंने थीटा लिख दिया। कोण की जगह कितना आ गया? ये थीटा। ये कोण की जगह मैंने थीटा लिख दिया। थीटा कोण है हमारे पास। चाप कितना है हमारे पास? AB। तो चाप की जगह हम कितना लिख देंगे? AB। और त्रिज्या कितनी है? R। तो त्रिज्या की जगह कितना लिख देंगे? R। तो ये लिख दिया हमने AB बटा R। कोण की जगह ये थीटा हो गया। चाप कितना है हमारे पास? AB। तो चाप AB हो गया। और त्रिज्या कितनी है यहाँ पर? R। तो ये R त्रिज्या आ गई। अब यहाँ पर ये चाप जो है AB जो है, इस वृत्त का जो चाप AB ले रहे हैं, ये त्रिज्या R के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? त्रिज्या R के बराबर हो जाए। इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए। R क्या है? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और AB हमने यहाँ पर चाप लिया। तो चाप जो ये वृत्त का चाप AB है और त्रिज्या ये R है, अगर ये एक दूसरे के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो क्या होगा? देखो यहाँ पर हमने लिख दिया, यदि AB बराबर R, AB बराबर R का मतलब है, AB बराबर R का मतलब है कि ये चाप और त्रिज्या बराबर हो गई हैं। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये AB और R कट जाएंगे, समान राशियां हो जाएंगी, अंश में भी हर में भी। तो जब ये समान हो जाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? अंश में 1, यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा? 1। तो हम इसको लिख देते हैं अगली लाइन में, ये थीटा बराबर 1 रेडियन। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा इस स्थिति में? 1 रेडियन आ जाता। तो यही हमारी डेफिनेशन थी, जो हमने अभी रेडियन की आपको परिभाषा बताई कि कोई वृत्त आपके पास है, अगर उस वृत्त में उस वृत्त का चाप और त्रिज्या दोनों बराबर हों, तो उस चाप द्वारा जो चाप त्रिज्या के बराबर है, उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। तो ये डेफिनेशन आपने अभी पीछे देखी, इसको हमने डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाया है। तो ये पहला पूरक मात्रक था रेडियन। रेडियन पहला पूरक मात्रक है आपके पास।
और इसके जो संगत मूल राशि पूरक राशि है वो क्या है, कोण या समतल कोण, सिंपली हम कोण कहते हैं। और प्लेन एंगल भी होता है, ये एक समतल में एक कोण बनता है, तो इसलिए इसे को समतल कोण भी कहते हैं। तो मूल राशि समतल कोण हो गई और उसका पूरक मात्रक क्या हो गया, रेडियन हो गया। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, पूरक मात्रक है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पूरक मात्रक है हमारे पास वो है स्टेरेडियन, एस आर से इसको प्रदर्शित करते हैं, स्टेरेडियन एस आर से। और किसका ये पूरक मात्रक है, किस पूरक राशि का, घनकोण का, सॉलिड एंगल। आगे आपने घनकोण के बारे में भी पढ़ना है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हम आपको जानकारी देंगे घनकोण क्या होता है। आगे 12th क्लास में आपने इससे संबंधित कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। तो यहाँ पर पहले स्टेरेडियन देख लेते हैं। स्टेरेडियन की परिभाषा क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है किसी गोले के पृष्ठ, गोले का जो पृष्ठ है उसके द्वारा, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर, किसके केंद्र पर, गोले के केंद्र पर अंतरित जो घनकोण होता है एक स्टेरेडियन कहते हैं, एक स्टेरेडियन कहते हैं। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण एक रेडियन कहलाता है, ये एक रेडियन कहते हैं। यदि कब, जब गोले के उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो पृष्ठ आप ले रहे हैं गोले का, अगर गोले के उस पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। गोला, अगर आपके पास कोई गोला है, गोला फुटबॉल की आकृति आप समझ लीजिए, फुटबॉल की आकृति है, ठीक है, कोई गेंद की आकृति है, गोला, चूड़ी की आकृति नहीं, वृत्त तो चूड़ी की आकृति का होता है, जो चूड़ी है वो वृत्त की आकृति का, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। अब गोले की बात कर रहे हैं, गोला का मतलब गेंद या फुटबॉल की आकृति जैसी होती है। तो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा, गोले के पृष्ठ, उसके भारी पृष्ठ द्वारा, जो उसका पृष्ठ होता है उसके पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण एक स्टेरेडियन कहते हैं उसको। यदि गोले के उस पृष्ठ, जो पृष्ठ आपने लिया है उसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। इसको आगे डायग्राम से समझ लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। इससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, घनकोण जो है वो इस तरह से ओमेगा या ओमेगा, इस तरह से भी लिखते हैं, ये बड़ा ओमेगा है या एक छोटा ओमेगा, इस तरह से, डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ये ग्रीक वर्ड है, मैंने आपको पहले ग्रीक वर्ड भी बताए थे तो आपने उनको समझ भी लिया होगा। ये ओमेगा है, ये ओमेगा है, और ये भी ओमेगा ही है। ये बड़ा ओमेगा होता है, छोटा ओमेगा होता है। क्या प्रदर्शित होता है ये ओमेगा से, क्या प्रदर्शित करते हैं हम, घनकोण को, घनकोण सॉलिड एंगल को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, घनकोण को ओमेगा से प्रदर्शित, घनकोण का ही मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो इसको यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फुटबॉल है, मैंने कहा गोले की आकृति कैसी होगी, आप जैसा फुटबॉल होता है, ये फुटबॉल है, ये गेंद जैसी है आपके पास, जो गेंद होती है। और यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, देखो ये तो जो इसका भारी पृष्ठ है, जैसे ब्लैक वाला है, जो पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम, ये ब्लैक वाला, ये सफ़ेद वाला जो है ये पृष्ठ है, ये जो ये ब्लैक है, ये सफ़ेद रंग का है, ये ब्लैक रंग का जो है ये है पृष्ठ। कोई पृष्ठ लिया आपने, छोटा पृष्ठ लिया, जैसे ब्लैक रंग का, यहाँ पर ये ब्लैक रंग का लिया, या जो ये सफ़ेद रंग का है, कोई भी आप एक पृष्ठ लेंगे, ये छोटा सा भाग, या तो ये सफ़ेद वाला भाग ले लिया, जैसे आपने यहाँ पर ये ब्लैक वाला कोई भाग ले लिया आपने, ये है पृष्ठ, ये है इसका भारी पृष्ठ। और फुटबॉल के अंदर क्या होगा, खोखला होगा, जैसे यहाँ पर देखो इसके अंदर ये खोखला है, ये नीले रंग का, जैसे यहाँ पर ये वाला भाग, इसके अंदर क्या होगा, ये खोखला, फुटबॉल खोखली होगी, अंदर से होगी ना। मैं यहाँ पर खोखला भी हो सकता है, आपका सॉलिड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है अंदर से, मैं यहाँ पर खोखले की बात कर रहा हूँ। तो इसका केंद्र कहाँ होगा, अगर फुटबॉल का केंद्र हम बोलें तो फुटबॉल के अंदर होगा उसका केंद्र, उसके अंदर, ये जैसे ये दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर एक केंद्र, जहाँ पर एक केंद्र है, तो उसके केंद्र से और इसके पृष्ठ तक, इस सफ़ेद पृष्ठ तक या इसके काले पृष्ठ तक की दूरी, उस फुटबॉल का जो अंदर होगा, सेंटर पॉइंट होगा, अंदर केंद्र जो होगा, और वहाँ से लेकर इसके पृष्ठ, ये सफ़ेद पृष्ठ या नील जो काला पृष्ठ जो आप देख रहे हैं, वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, उस गोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम इसलिए प्रयुक्त किया है कि आप त्रिज्या को समझें, गोले के केस में त्रिज्या कैसी होती है, उसके अंदर होगी, चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो गोला, उसका सेंटर अंदर होगा, पृष्ठ से अंदर, जो उसका चारों ओर आपको बाउंड्री दिखाई देगी, जो उसका पृष्ठ दिखाई देगा, उसके अंदर होगा क्या, केंद्र।
और वहाँ से इस पृष्ठ तक की दूरी, जो बाहरी जो ये सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? उस गोले की त्रिज्या। तो आपने ये ध्यान में रखना है। इसको एक डायग्राम से हम रेडियन को समझ रहे थे। तो ये फुटबॉल की आकृति आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। जो आपकी गोले की आकृति है वो एक फुटबॉल की आकृति है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। जब आप बनाएंगे तो आप इसी तरह बनाएंगे। आप इस तरह से फुटबॉल के तरीके से नहीं बना पाएंगे उसको। आपने बनाना इसी तरह से, जैसे हम वृत्त को दिखा रहे थे अभी, उसी तरह से दिखाएंगे। पर ये जो हमने यहाँ पर ये खींचा है ये रेड लाइन का, ये क्या है? गोला है। गोला का मतलब ये फुटबॉल की आकृति है। इसको सर्किल मत समझना, यहाँ पर वृत्त नहीं है। ये जो रेड लाइन हमने, ये रेड जो हमने ये खींचा है, ये क्या है? एक प्रकार का गोला है, फुटबॉल की आकृति है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये फुटबॉल भी दिखाई है, ठीक है। अब इसका भी एक सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट होगा। इस सेंटर पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। ये सेंटर पॉइंट कहाँ होगा? सेंटर पॉइंट इस गोले के अंदर, इस फुटबॉल के अंदर, अंदर के साइड। अभी जब जैसे हमने दिखाया, बात समझ में आ रही होगी। अब मान लीजिए इस गोले की त्रिज्या इसके अंदर से और जहाँ तक इसका जो भारी पृष्ठ है, ये सफ़ेद पृष्ठ है, ये काले पृष्ठ तक की दूरी अंदर से, ये मैंने रेखा खींच दी। ये कितनी है? इसकी त्रिज्या r है, स्मॉल r है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक पृष्ठ लिया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इतना पृष्ठ, ये जो हरे रंग का और ये लाल रंग का पृष्ठ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको शेडेड कर देता हूँ ज़रा, तो आप और क्लियर हो जाएंगे। जो ये शेडेड भाग है, अब आप क्लियर हो रहे होंगे। जहाँ ये काली लाइन है, जितने भाग में, इतने एरिया में, ये जो हरा और लाल रंग के बीच का एक काला भाग, ये कौन सा भाग है? ये जो सफ़ेद भाग है, ये जो सफ़ेद भाग है फुटबॉल का, जो सफ़ेद भाग है ये बाहर वाला, ये जो काला वाला भाग है, ये आप देख रहे होंगे फुटबॉल के बाहर, ये सफ़ेद वाला भाग, ये काला वाला भाग, इस तरह का भाग है। क्लियर है? इसके बाहर जहाँ ये फुटबॉल का जो ये बाहर वाला जो ये सफ़ेद भाग है, ये वाला, या जो ये काला भाग है, ये काला वाला जो भाग है, इसको भी आप कह सकते हैं, या जो ये सफ़ेद वाला भाग है, किसी भी एक भाग को ले लीजिए, ठीक है। वो भाग दिखा रहा है, ये जो ये हरे और लाल रंग के बीच काली रेखाएं हैं, जो शेडेड भाग है, इसको दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर फुटबॉल का प्रयोग किया है कि आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ सकें, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। ये पृष्ठ ले लिया हमने, ये क्या है? एक पृष्ठ लिया हमने, इसके इस गोले के बाहर हमने, इस गोले पर हमने एक पृष्ठ लिया हुआ है। ये त्रिज्या है r, O से इसके पृष्ठ तक की दूरी, ये त्रिज्या r है। ऐसी मैं दूसरी साइड भी मिला देता हूँ, इस O को इस साइड भी मिला देता हूँ, दूसरी साइड भी मिला देता हूँ, ये दूसरी साइड भी मिला दी। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी क्या कहलाएगी? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r कहलाएगी, ठीक है ना। ये दूरी भी क्या है? r ही होगी, यहाँ पर ये r होगी, त्रिज्या है इस गोले की त्रिज्या। अब देखिए इसमें आगे, इस पर एक कोण बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? इसके कोण बनेगा इस पृष्ठ द्वारा। जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ द्वारा ये कोण बना है, जो हमने यहाँ पर नीले रंग का दिखाया है, ये कोण बन रहा है। अब ये कौन सा कोण है? घन कोण है। कौन सा कोण है? घन कोण है। मान लीजिए इस छोटा जो ये क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल DA है। कितना है इसका क्षेत्रफल? जो ये भाग हमने बनाया है, यहाँ पर जो पृष्ठ लिया हमने इस गोले पर, एक छोटा पृष्ठ लिया, DA क्षेत्रफल है। पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना है? पूरा जो ये गोला है, पूरा जो गोला है, फुटबॉल की आकृति समझिए, पूरे गोले का क्षेत्रफल है कैपिटल A। और जो ये छोटा भाग लिया हमने, ये छोटा भाग जो हमने लिया यहाँ पर, इस छोटे भाग का क्षेत्रफल कितना है? DA। इस पूरी, या ध्यान में रखें, पूरे फुटबॉल का क्षेत्रफल या इस पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना है? A। और ये जो छोटा भाग लिया हमने, ये सफ़ेद वाला लिया है, काला वाला भाग लिया यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल DA। छोटा भाग लिया, छोटे भाग का क्षेत्रफल DA, बड़ा क्षेत्रफल है, पूरी फुटबॉल है, पूरा क्षेत्रफल है, तो उसका पूरा क्षेत्रफल हमने कैपिटल A लिया। क्लियर है? तो यहाँ पर ये दिखा देते हैं, यहाँ पर ये हमने कोण दिखा दिया। ये अंदर जो इस क्षेत्रफल, इस DA क्षेत्रफल, ये जो DA क्षेत्रफल लिया या आपने ये छोटा क्षेत्रफल, इसके द्वारा इस गोले के केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? D ओमेगा, छोटा घन कोण। ओमेगा मैंने अभी कहा था आपको, ओमेगा से क्या प्रदर्शित होता है? इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। हम यहाँ पर इस वाले से दिखा रहे हैं, ये ओमेगा इस वाले से। तो ओमेगा से क्या प्रदर्शित होता है? घन कोण। अब यहाँ पर DA छोटा क्षेत्रफल है, तो इसके कारण छोटा घन कोण बनेगा, D ओमेगा, छोटा घन कोण D ओमेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर घनकोण, जो घनकोण होगा, घनकोण बराबर होता है, याद रखना फॉर्मूला, याद रखना आपने, घनकोण का क्षेत्रफल
बटा त्रिज्या का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल लिया आपने, बटा त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पर घनकोण कितना है, छोटा घनकोण कितना है, डी ओमेगा, और क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर, ये डी ए हम ले रहे हैं इसको, छोटा क्षेत्रफल डी ए, ठीक है ना, जो ये छोटा क्षेत्रफल है डी ए। तो यहाँ पर घनकोण हो गया डी ओमेगा बराबर क्षेत्रफल हमने कितना लिया, यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है इसका, डी ए है क्षेत्रफल, कितना है यहाँ पर क्षेत्रफल, डी ए, छोटा क्षेत्रफल। तो डी ए क्षेत्रफल की जगह रख देंगे हम, क्षेत्रफल की जगह डी ए, और त्रिज्या कितनी है हमारी, यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, आर है, तो आर स्क्वायर, त्रिज्या की जगह आर स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। ये छोटे क्षेत्रफल की बात है। छोटे क्षेत्रफल के कारण छोटा घनकोण डी में, छोटा क्षेत्रफल, उसके कारण ये छोटा क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल जो हम ले रहे हैं, या ये वाला जो ब्लैक वाला हम क्षेत्रफल ले रहे हैं, कोई भी एक क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल लिया हमने, तो उसके कारण छोटा घनकोण बना ये डी ओमेगा, और बराबर कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, छोटा क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या आर स्क्वायर। अब हम पूरी फुटबॉल यानी पूरा गोला, फुटबॉल हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं गोले के लिए, पूरा गोला हम ले रहे हैं, तो उस पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना है, मैंने अभी कहा आपको पूरे गोले का क्षेत्रफल, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना है, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल या पूरी फुटबॉल का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। तो हम क्षेत्रफल की जगह अगर पूरा गोला ए लेंगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या लेंगे, उसके संगत क्या लेंगे, उसके संगत हम क्या लेंगे, बड़ा ओमेगा लेंगे, ओमेगा ए, ओमेगा लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो अब संपूर्ण घनकोण के लिए, संपूर्ण गोले का घनकोण, ये संपूर्ण फुटबॉल का, ये संपूर्ण गोले का घनकोण, या इस संपूर्ण गोले का घनकोण कितना हो जाएगा, पूरे गोले का, उसके लिए क्या आ जाएगा, ओमेगा पूरा, और डी ए की जगह क्या आ जाएगा, ए। पूरे गोले का क्षेत्रफल हम कितना ले रहे हैं, इस पूरे फुटबॉल या पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं हम, कैपिटल ए, तो डी ए की जगह ए आ गया बटा त्रिज्या आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो इसमें ये नोटेशन आपने जरूर ध्यान रखें, जब भी कोई सूत्र लिखते हैं तो वहाँ पर नोटेशन जरूर लिखें, जहाँ ए क्या प्रदर्शित कर रहा है, गोले का क्षेत्रफल, इस गोले का क्षेत्रफल, ये पूरा जो गोला है या फुटबॉल है उसका क्षेत्रफल प्रदर्शित कर रहा है, और जो ये आर है, ये आर है, ये आर क्या प्रदर्शित कर रहा है, गोले की त्रिज्या को प्रदर्शित कर रहा है, आर गोले की त्रिज्या को ये प्रदर्शित कर रहा है, स्मॉल आर जो है गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जब डायग्राम बनाएंगे तो आप ये बनाएंगे, फुटबॉल नहीं बनाएंगे, फुटबॉल मैंने आपको यहाँ पर गोले की आकृति को समझने के लिए यहाँ पर बनाया था डायग्राम, आप जब बनाएंगे डायग्राम तो इस तरह से इसको डायग्राम को दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका घनकोण का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कोण बना डी ओमेगा, ये कितना होगा, अब 1 स्टेरेडियन होगा, कब होगा ये 1 स्टेरेडियन, आगे देखते हैं इसको। ये सूत्र मैंने लिख दिया, जो अभी लिखा हमने, ओमेगा बराबर ए बटा आर स्क्वायर लिखा हमने, ओमेगा घनकोण बराबर क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर, जो अभी लिखा था हमने। अब यदि ए बराबर आर स्क्वायर हो जाए, ये ए बराबर आर स्क्वायर हो जाए, यानी जो क्षेत्रफल लिया है वो कितना हो जाए, एक क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाए, जो गोले की त्रिज्या है उसके वर्ग के बराबर हो जाए। गोले का जो क्षेत्रफल आपने लिया है वो क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाए, गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, ए बराबर आर स्क्वायर हो जाए। तो ये दोनों कटेंगे तो कितना आएगा ऊपर अंश में, 1, यानी ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, 1 स्टेरेडियन। तो उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन। क्लियर है, जैसे पहले हुआ था कोण की केस, वही यहाँ पर स्थिति आ रही है। वहाँ पर आर था, यहाँ पर आर स्क्वायर है, ठीक है। वहाँ पर चाप था, यहाँ पर क्षेत्रफल है, ये ध्यान में रखना है आप। तो ये स्टेरेडियन को हमने डायग्राम के माध्यम से समझ लिया, इसकी परिभाषा को, कि अगर कोई आपके पास गोला है तो उस गोले पर आपने कोई पृष्ठ लिया है, तो उस पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 स्टेरेडियन होता है। कब, जब उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो गोले पर पृष्ठ लिया है उसका क्षेत्रफल उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसको। तो इस प्रकार हमने आज देखा 7 मूल मात्रकों की परिभाषा और 2 पूरक मात्रकों की परिभाषा। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।